आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि ये संपूर्ण भारत पे लागू है और ये आया हुआ है। ये क्वेश्चन इसमें जो भी लाइन लिखी है ना, ये सब पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। हेलो एवरीवन, एमपी महिला सुपरवाइजर 2024 के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैंने एमपी महिला सुपरवाइजर 2024 नाम से प्लेलिस्ट बना के रखी है। उस प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे तो आपको सारे एमपी महिला सुपरवाइजर के वीडियो मिल जाएंगे, सिलेबस और किससे कितने नंबर का आएगा, स्ट्रैटेजी, बुक लिस्ट और ये सारे टॉपिक आपको उसी प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। तो फिर आपको वीडियो को ढूंढना नहीं पड़ेगा, बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। और इसके साथ ही फ्री नोट्स और पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां ही मैं सारे पीडीएफ डाल रही हूँ। पीवाईक्यू की पीडीएफ मैंने डाल दी है कल, 2017 के सारे पीवाईक्यू की, तो वहां से आप कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसा कि हमने डिसाइड किया था कल कि आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगी कि एक बार आप पढ़ लोगे तो फिर नहीं भूलोगे और उससे क्वेश्चन आप बिल्कुल भी गलत नहीं करके आओगे, एकदम सही करके आओगे। क्वेश्चन पढ़ने कैसे पढ़ना है और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले स्टार्टिंग में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ और इसका आंसर मैं लास्ट में बताऊंगी। तो इससे पहले भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप भी कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, इसी अधिनियम से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, अब इतने से समझ जाना, अधिनियम 2013 के अंतर्गत खाद्यान्न, इसके अंतर्गत जो खाद्यान्न को परिभाषित किया गया ना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत कौन कौन से खाद्यान्न आएंगे, क्या क्या आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको बेसिकली बताना है कि खाद्यान्न जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलता है, तो खाद्यान्न में क्या आएगा। ठीक है, लास्ट में मैं इसका आंसर बताऊंगी और आपको भी कमेंट करके इसका आंसर बताना, ताकि मुझे लगा कि हाँ यार, मैं पढ़ा रही हूँ इतने अच्छे से, तो आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप भी इंटरेस्ट दिखा रहे हो और आप पढ़ना चाहते हो रियल में। ठीक है, आपको कोई एकदम इजी वे में हम पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, और इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है ऐसे शॉर्ट फॉर्म देके कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, और इससे अभी तक ज्यादा डीप में जाके क्वेश्चन इतना ज्यादा तो नहीं पूछा है, बेसिकली यही पूछा है कि ये किस डेट को लागू हुआ है, ये कब आया है, 2013 में आया है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन से खाद्यान्न आते हैं और ये इसका संबंध किससे है, खाद्य सुरक्षा से है, खाद्यान्न आपूर्ति से है, इस तरीके के जो ऐसे ऑप्शन जो 19-20 रहते हैं, सिमिलर टाइप के ऑप्शन रहते हैं। आपको पता है क्या हुआ कि मुझे लगा कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये जो सब कुछ लिखा हुआ है मुझे लगा कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और वीडियो बंद हो चुका था स्टोरेज फुल के कारण। ये दोबारा से बताने जा रही हूँ। हाँ, तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि ये संपूर्ण भारत पे लागू है और ये आया हुआ है। ये क्वेश्चन इसमें जो भी लाइन लिखी है ना, ये सब पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। संपूर्ण भारत पे लागू है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आप पीवाईक्यू करोगे तो आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। इसकी लागू होने की डेट याद होनी चाहिए, 5 जुलाई 2013। ठीक है, और अध्याय इसमें आपको याद होना चाहिए कि 13 अध्याय है इसमें और धाराएं हैं 45। तो हम 45 तो नहीं करेंगे, और लेकिन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारी धाराएं आप करेंगे, और आप सारी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, पर ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये डेटा आपको पता ही होना चाहिए। इवन सीधे सीधे यही पूछ दे रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया है 2013 में, 14 में, 2002 में, इस टाइप का। तो इसकी हर एक जितने भी ये लाइन लिखे इन सबसे क्वेश्चन बनेगा। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है ऐसे आपको, और ये सारा कुछ आप लोग अच्छे से याद कर लेना। और टेबल, लास्ट वीडियो में मैंने टेबल इतने अच्छे से आपको बताई थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के
अंतर्गत ही वो पोषण आहार मानक निर्धारित किए गए हैं कि गर्भवती महिला को, 3 महीने के बच्चों को, 6 मतलब जो बच्चे से लेकर गर्भवती महिला को जो सरकार खाद्यान्न प्रोवाइड कराएगी उसमें कितना प्रोटीन होगा और कितनी कैलोरी होगी, कितने किलो कैलोरी और कितने ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा उनको, वो सारी पूरी टेबल बनी हुई है। वो आपको याद करने को मैंने आप बोला था, तो उसको आपने ज्यादा देखा ही नहीं। इतनी इंपॉर्टेंट चीज, उससे ही 3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीजें तो आप लोग देखते ही नहीं हो और फिर बोलते हो कि पढ़ाओ पढ़ाओ। अब मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको इंटरेस्ट दिखाना चाहिए ना कि पढ़ना चाहिए। तो आइए अब सारी धाराएं कर लेते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। देखिए ये आपका है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हम देखेंगे, ठीक है। और जो बेसिक चीजें थी, कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, कब लागू हुआ, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है संपूर्ण भारत में। अब इम्पोर्टेंट धाराएं देख लेते हैं जो आ सकती है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है परिभाषाएं देख लेना, ठीक है। तो आप बस ये याद रखना, जैसे कि ये आपसे पूछ दे कि राष्ट्रीय खाद्य मतलब खाद्य सुरक्षा को परिभाषित कहाँ किया गया है, ठीक है। तो धारा 2, यहाँ 2 दिख रहा है ना आपको, तो खाद्य सुरक्षा को धारा 2 के अधीन मतलब धारा 2 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा को परिभाषित किया गया है। तो जितनी भी इसमें जितने भी टर्म आएंगे ना, जितने भी जो आप अभी जितनी भी हम धाराएं पढ़ेंगे उसमें जितने भी ऐसे आपको कोई टर्म आता है ना, उन सभी टर्म की, सारी चीजों की, कि राशन कार्ड की परिभाषा क्या है, संपरीक्षा की परिभाषा क्या है, सामाजिक संपरीक्षा की परिभाषा क्या है, उन सारी चीजों की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, उसको धारा 2 के अधीन कोई भी परिभाषा आती है खाद्य सुरक्षा संबंधित की, इसको कहाँ पर परिभाषित किया गया है, तो आंख मूंद के आप लोगों को लगा देना है मेरी बहनों, धारा 2, ठीक है। आगे बढ़े तो धारा 3। अब धारा 3 करते हैं, इसमें है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसका इंग्लिश में भी पूछ सकता है ऐसे, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, ठीक है। इसी को यहाँ पर लिखा हुआ है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र गृहस्थी के व्यक्तियों द्वारा सहायता प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का। कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब TPDS के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार किसमें है, धारा 3 में। खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार धारा 3, ये आपको याद रखना है। और वो किसके अंतर्गत है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस के अधीन, ठीक है, अंतर्गत। अब धारा 4 में आए, बस इसमें इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, और मैं आपको बस जितना आना है उतना ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब धारा 4 में आ जाए हम लोग। धारा 4 में क्या, गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण आहार सहायता, ठीक है। तो धारा 4 आपको याद रखना है, गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण आहार सहायता है। धारा 5 में आए, अब धारा 5 में है बालकों को, ठीक है। धारा 5, अब ये बालकों के लिए है, धारा 5 किसके लिए है, ये बालकों के लिए है धारा 5, ठीक है। तो धारा 4 गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण आहार सहायता है, धारा 5 में बालकों को पोषण आहार सहायता है, ठीक है। ये सारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, ये आपको एकदम अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। अब आते हैं धारा 6 में। धारा 6 में क्या है, बालक कुपोषण का निवारण और प्रबंधन। धारा 6 कुपोषण, धारा 6 बस इतना याद रख लो, अगर आप लोग नोट्स भी बनाओगे ना तो धारा 6 में बस कुपोषण लिख लो, बालक कुपोषण, बस बालक कुपोषण का निवारण प्रबंधन, ठीक है। बालक के कुपोषण को दूर किया जाएगा इसमें धारा 6 में। धारा 7 क्या है, हक नियमों का कार्यान्वयन, मतलब जो स्टेक होल्डर है, जो हितग्राही है, उनके लिए कोई स्कीम चल रही है तो उसका कार्यान्वयन किया जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ धारा 1 से लेकर धारा 6 तक, ठीक है। और हाँ, धारा 1 मैंने आपको नहीं बताई ना, तो धारा 1 में क्या है, अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है। मतलब कि अधिनियम का नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पे है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, और ये लागू कब हुआ था, ये सारी चीजें। फिर धारा 2 में परिभाषा बता दी, धारा 3 में है कि
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गृहस्थी मतलब खाद्यान्न सहायता देना, धारा 3 में। धारा 4 में गर्भवती महिलाओं और माताओं को है, ठीक है, पोषण सहायता। 5 में क्या है, बालकों को पोषण आहार सहायता है। 6 में है कुपोषण का निवारण और प्रबंधन, बालक कुपोषण का। अब आते हैं धारा 8 क्या बोलती है, देखिए धारा 8 ये बोलती है कतिपय दशाओं में खाद्य सुरक्षा भत्ता। खाद्य सुरक्षा भत्ता किसमें मिलेगा आपको, धारा 8 में मिलेगा। भत्ता कब दिया जाता है, जैसे कि सरकार कहीं खाद्यान्न मतलब खाद्यान्न की उपलब्धता नहीं करवा पा रही है किसी वजह से, तो जितना आपको खाद्यान्न मिलता उतना आपको भत्ता पैसे दे दिए जाएंगे ताकि आप कहीं और से उतना खाद्यान्न ले सको, ठीक है। तो आपको एक भत्ता दिया जाएगा अगर आप सरकार खाद्यान्न आपूर्ति आपको नहीं करवा पाती है तो। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें 9 में क्या है, धारा 9 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जन समुदाय को लाना। मतलब सरकार इसमें क्या करेगी कि जितने भी जो लक्षित है, जिनको टारगेट किया गया है, जो मतलब बीपीएल के अंतर्गत आते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं खाना, ठीक है, सोचो वो खाना तक अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो सरकार ऐसे लोगों की पहचान करेगी कि जो हितग्राही हैं, जिनको सही सच में भोजन का अधिकार देना चाहिए, जिनको सच में खाने की जरूरत है, खाद्यान्न की जरूरत है, ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस अधिनियम के अंतर्गत लाएगी ताकि उनको लाभ दिया जा सके, ठीक है। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको अच्छे से समझा रही हूँ, लेकिन इसके बाद भी आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो प्लीज मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप बिल्कुल कमेंट करिए और मुझसे पूछिए, मैं आपको बिल्कुल आंसर करूंगी, ठीक है। 10वां में भी यही है, राज्य सरकार द्वारा, इसमें है राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत। राज्य सरकार द्वारा सिद्धांत बनाए जाएंगे, तैयार करना और गृहस्थियों की पहचान करना, ठीक है, इसमें राज्य सरकार। पात्र हितग्राहियों की सूची किसमें बनाई जाएगी, तो पात्र धारा 11 में पात्र हितग्राहियों की सूची बनाई जाएगी, ठीक है। अब आते हैं हम धारा 12 में क्या है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, ठीक है, तो इसमें सुधार किए जाएंगे। ये याद रखना है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसमें सुधार धारा 12 के तहत किया जाएगा। किसके तहत, धारा 12 के तहत सुधार किया जाएगा। अब देखो महिला सशक्तिकरण अब आ जाता है धारा 13 में। कैसे, कि जो राशन कार्ड है ना, धारा 13 के अंतर्गत राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए जो महिला है उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की जो स्त्री है का गृहस्थी का मुखिया होना, मतलब जो घर की मुखिया है स्त्री, उसकी आयु या तो 18 वर्ष हो या उससे अधिक हो, तो राशन कार्ड उसी के नाम से बनेगा। लेकिन अगर ऐसा है कि घर में जो महिला या स्त्री मुखिया है ही नहीं, तो जो घर का वरिष्ठ पुरुष होगा उसके नाम से राशन कार्ड बनेगा। और इसके बाद अगर ऐसा रहता है कि जो महिला है वो तब 18 साल की नहीं थी लेकिन बाद में हो गई है, तो तब उसके नाम से राशन कार्ड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। धारा 13 में क्या है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, मतलब महिला को घर का मुखिया माना जाएगा जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, और राशन कार्ड भी उसी के नाम से बनेगा। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ये वितरण प्रणाली रहती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसके तहत ये कितनी ज्यादा भ्रष्टाचार के घेरे में रहती है, तो उसके लिए क्या शिकायत निवारण तंत्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो धारा 14 में क्या है, आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र है, ठीक है। तो धारा 14 में आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान धारा 14 में किया गया है। धारा 15 में क्या है, जिला शिकायत निवारण अधिकारी। इसमें यह है कि जो राज्य सरकार है, इसका अधिकार राज्य सरकार को है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करेगी, ठीक है, ताकि जो जनता की शिकायतें हैं खाद्यान्न वितरण से संबंधित, उनकी शिकायतों को दूर किया जा सके, उनका निवारण किया जा सके। तो धारा 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिला शिकायत निवारण अधिकारी।
इसके अंतर्गत है धारा 15 के अंतर्गत, जो जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी प्रत्येक जिले में। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, सारी लैंग्वेज इजी है और मैं आपको बहुत अच्छे से बता रही हूँ। अब आते हैं धारा 16। धारा 16 में है राज्य खाद्य आयोग। धारा 16 में राज्य खाद्य आयोग है, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। धारा 16 में राज्य खाद्य आयोग का प्रावधान किया गया है, ठीक है, जिसका गठन राज्य सरकार क्या करेगी, एक अधिसूचना द्वारा। इसका गठन राज्य सरकार क्या करेगी, अधिसूचना द्वारा इसका गठन करेगी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? हाँ, अधिसूचना द्वारा इसका गठन करेगी और इस स्थापना संबंधी, नियुक्ति संबंधी सारे अधिकार इसमें राज्य सरकार के पास होंगे। और ये धारा 16 में राज्य खाद्य आयोग का गठन का प्रावधान है, धारा 16 में, ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना। और इसकी जो स्थापना हुई थी राज्य खाद्य आयोग की, एमपी राज्य खाद्य आयोग की 21 जुलाई को हुई थी, 21 जुलाई 2017 को हुई थी, है ना। और इसकी संरचना में क्या है, इसमें टोटल 7 सदस्य होते हैं अध्यक्ष को मिला के, तो मतलब एक अध्यक्ष होता है इसमें, एक अध्यक्ष होता है इसमें, ठीक है, एक अध्यक्ष होता है, 5 अन्य सदस्य होते हैं और एक सदस्य सचिव होता है इसमें, ठीक है, एक सदस्य सचिव होता है। तो इसमें क्या है कि जो 7 सदस्य हैं टोटल अध्यक्ष को मिला के, इसमें 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। तो आपको याद रखना है कि जैसे कि खाद्य है ना, तो खाना बनाने के लिए एक महिला पर्याप्त नहीं है, 2 महिलाओं का होना जरूरी है। तो इसमें एक तो 2 महिला होना अनिवार्य है, ठीक है। ऐसे जैसे बाल आयोग है ना, उसमें भी 2 महिलाओं का होना जरूरी है, और ये खाद्य वाले में भी 2 महिलाओं को होना जरूरी है, क्योंकि महिलाओं, बच्चों और खाने के लिए 2 महिला का होना जरूरी है। ऐसे आप याद रख सकते हो। जो इसमें जो सचिव होगा, ठीक है, सचिव क्या होगा, जो राज्य सरकार के अपर सचिव पद से निम्न रैंक का अधिकारी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो सचिव होगा वो अपर सचिव के पद का होना चाहिए, उससे नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए। और इसमें जो टोटल सदस्य हैं अध्यक्ष को मिला के, उसमें एक सदस्य एससी का और एक सदस्य एसटी का होना अनिवार्य है। कार्यकाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष है, याद कर लेना बहुत अच्छे से। खाद्य आयोग का कार्यकाल 5 या 65 वर्ष है, ठीक है। और जो इसमें अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है, तो ये पुनर्नियुक्ति होती है खाद्य आयोग में, ये याद रखना, क्योंकि बहुत सारे आयोग जो हमने पढ़े थे पहले, तो उसमें ऐसा था कि किसी किसी में पुनर्नियुक्ति नहीं होती है, पर इसमें पुनर्नियुक्ति होती है। और इसके पहले अध्यक्ष राजकिशोर स्वाई है, ठीक है। और वर्तमान आप देख लेना, शायद वीरेंद्र मल्होत्रा है वर्तमान, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप राज्य खाद्य आयोग के बारे में याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट एक ये है, धारा 19 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मतलब संयुक्त राज्य खाद्य आयोग, मतलब। अब इसमें धारा 20 याद रखिए, जांच संबंधी अधिकार जो है धारा 20 में है, जांच से संबंधी अधिकार धारा 20 में है। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, अभी आगे और भी धारा है जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना जरूरी है। और एक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कीम्स जो होती है, योजनाएं चलाई जाती हैं, उनके कार्यान्वयन, उन्हें मॉनिटर किया जाना, ठीक है। आपको पता है इतना भ्रष्टाचार है ना, तो कोई भी स्कीम जो सरकार चला रही है, गवर्नमेंट चला रही है, उनका मॉनिटर किया जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जो उसके सही हितग्राही है उन तक, लक्षित व्यक्ति तक सरकार जो योजना चला रही है उसका लाभ पहुंचाया जा सके। तो धारा 24 में है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं उनका मॉनिटर करना, उनका क्रियान्वयन करना और उनका मॉनिटर करना। अब आगे बढ़ते, धारा 25 में क्या है, स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन करना, स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा, ठीक है। स्थानीय मतलब पंचायत और नगर पालिका स्तर पर जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उस स्थानीय स्तर पर करना, ओके।
धारा 27 में है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TDPS के अभिलेखों का प्रकटीकरण करना, जो इसके जो दस्तावेज होते हैं उनको पारदर्शिता और जवाबदेहिता के लिए, ठीक है, कि ये दस्तावेज है और इसके तहत इतने लोगों को इस योजना का, इस अधिनियम के अधीन लाभ दिया गया है, तो ये दस्तावेज का प्रकटीकरण है धारा 27 में, याद रख लेना। सामाजिक संपरीक्षा कराया जाना 28 में सामाजिक संपरीक्षा है, ठीक है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है धारा 30, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, ये देखिए, दूरस्थ मतलब रिमोट एरिया, दूरस्थ पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा, मतलब जनजातीय क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा का अधिकार किसमें है, धारा 30 में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना कि अगर जनजातियों को खाद्य सुरक्षा का अधिकार किस धारा के तहत दिया गया है, तो धारा 30 है, ठीक है, दूरस्थ पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में। हाँ, ये मैंने पहले ही टिक कर लिया था आप लोगों को बताने के लिए कि नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति खाद्य सुरक्षा के संबंध में, क्योंकि ये संपूर्ण भारत पे लागू है, ठीक है, तो जब केंद्र सरकार हमारी नियम बनाएगी खाद्य सुरक्षा के संबंध में, तो वो कब आएगा, वो किस में आएगा, वो धारा 39 में आएगा, ठीक है, केंद्र वाला धारा 39 में आएगा, है ना। और जो राज्य वाला आएगा, नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति, जब खाद्य सुरक्षा के संबंध में राज्य सरकार नियम बनाएगी, जैसे कि अपनी मध्य प्रदेश सरकार है, ये संपूर्ण भारत में है, तो हम मध्य प्रदेश का ले लेते हैं। जब हमारी मध्य प्रदेश सरकार खाद्य सुरक्षा के संबंध में कोई भी नियम बनाएगी, कोई भी स्कीम लागू करेगी, तो वो धारा 40 के अंतर्गत आएगी, ठीक है, धारा 40। ये बहुत अच्छे से कर लेना कि कब केंद्र सरकार नियम बनाएगी और कब राज्य सरकार। तो मैंने आपको कहा था ना, जो आपसे स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, है ना, कि खाद्यान्न के अंतर्गत इस अधिनियम में क्या आता है, तो आइए मैं आपको बता देती हूँ कि जो इस अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न का मतलब क्या होता है। तो इस अधिनियम में खाद्यान्न में आएगा, खाद्यान्न से चावल, गेहूं या मोटा अनाज या उनका कोई ऐसा संयोजन अभिप्रेत है जो ऐसे क्वालिटी संनियमों के अनुरूप हो जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर आदेश द्वारा अवधारित किया जाए, ठीक है। तो खाद्यान्न में चावल, गेहूं और मोटा अनाज आएगा इसमें, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको बता दिया, और बस इतना ही पढ़ना है इसमें, ये कुछ डेट्स याद रखनी है आपको, और बस ये सारे आप कर लेना, जितने भी मैंने बताए हैं बस इतने ही इम्पोर्टेंट है। और इवन मैंने आपको जितने इम्पोर्टेंट है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के, कुछ एक दो स्टेप आगे बढ़ के भी और भी बता दिए हैं, ताकि आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी बाहर ना जाए, जो मुझे लगा कि हाँ ये पूछा जा सकता है और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इवन शायद आपको और कोई और किसी ने नहीं बताए होंगे, ठीक है। तो अच्छे से, तो जैसा कि मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आपको बहुत अच्छे से करा दूंगी, सारी इंपॉर्टेंट धाराएं याद करा दूंगी और कैसे पढ़ना है सब कुछ इजी लैंग्वेज में। तो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया, उसको एक दो बार रिवीजन कर लेना, ठीक है, और अच्छे से देख लेना, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, और बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से बहुत अच्छे से बता दिया है, और बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, और फ्री नोट्स और पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।